आपके मैं चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप सच और निष्ठा से जांच दिखाते हैं, जो आप इसके मैं आपके लिए शुक्रगुजार हूं। जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा। इसके अंतर्गत बातें होती है प्रगतिशील राजनीति की और प्रगतिशील विचारधाराओं की। 2022 के चुनावी आगाज़ में अपने प्रत्याशियों के जीत के लिए लोग चल के आ रहे हैं इस समय, और जानना यह है कि किस तरीके की तैयारियां हैं प्रत्याशियों के लिए, किस प्रकार की रणनीतियां तैयारी की जा रही हैं, पदाधिकारी जो हैं किस प्रकार के जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। जानते हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तौकीर अहमद जी, जो कि AIMIM के यहाँ पे मंडल के अध्यक्ष भी हैं और मंडल सचिव हैं, और जानते हैं कि किस प्रकार से तैयारियां हैं। बनारस वाले मिश्रा जी के पक्ष में आए हुए हैं यहाँ पे वाराणसी में, और जानते हैं कि किस तरह की तैयारियां। तौकीर जी स्वागत है आपका आईपा में। जी नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। तौकीर जी, जिस तरीके से अगर बातें की जाए यहाँ पे बनारस में आप आए हुए हैं, बनारस वाले मिश्रा जी यानी हरीश मिश्रा जी के सपोर्ट में, तो कितना दमखम नज़र आता है उनके में? भाई बहुत दम भाई, इसलिए आज आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी जो लोग कहते हैं कि ये सिर्फ मुस्लिम पार्टी है, पहले मैं उनका जवाब देना चाहूँगा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी सबकी पार्टी है, चाहे दलित हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, यादव हो। हम ये नहीं है कि जो आज हमारे तमगा लगा हुआ है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ये मुस्लिम पार्टी है। आज हमारी पार्टी 19 नॉन मुस्लिम को अपनी कैंडिडेट खड़ा की है। जिस एक में से हमारे हैं हरीश मिश्रा जी, बनारस वाले मिश्रा जी, जो आज हमारे हक हुकूक के लिए आज हमारे बालिक साहब बोलते हैं। तो अब मिश्रा जी एक ऐसे शख्सियत हैं जो इनका कोई मतलब ये नहीं कि आप इनको हम प्रोटेक्ट करें, ये एक चर्चित चेहरा बनारस के लिए हैं, जो आवाज़ उठाते हैं, हर तरीके के मुद्दे पर आवाज़ उठाते हैं। तो हम इनके सहयोग में हैं इस तरह कि आज हमारे बनारस में दक्षिणी में कुछ काम, उत्तरी में कुछ काम धाम नहीं हो रहा है। तो हमारे मिश्रा जी हैं जो आज लोग हमारा बस लड़ाई एक ही है कि भागीदारी की लड़ाई है। जिस तरह आज हम IMIM पार्टी को लोग कहते हैं कि वोट काटने आए हैं, ये बताइए, हम पूछना चाह रहे हैं क्या सारी पार्टियां चुनाव लड़े और सही हम वोट काट रहे हैं? अच्छा देखिए, सवाल ही बराबर उठता है आपके साथ साथ तौकीर जी, निशाने साधे गए विपक्ष द्वारा कि आप उठकटवा के तौर पे यहाँ पे लाए गए हैं। जैसे ओवैसी जी केवल यहाँ पे बी पार्टी का एक जो हमेशा तहमत लगता चला आया है कि केवल ये बी पार्टी है। तो किस नज़रिए से आप देखते हैं 2014 के पूर्व, 2017 के पूर्व अगर देखा जाए तो क्या स्थितियाँ अन्य दलों की थी यहाँ पे, और अब जब आप यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे जब कमान संभाले हैं ओवैसी जी जो आके, तो किस नज़रिए से देखते हैं आप? सर ये हम जो लोग कहते हैं मुस्लिम का जो कम्युनिटी, मुस्लिम समाज 2014 में भी सपा को वोट दिया, 2017 में सपा को दिया, 2019 सपा को दिया। तो बताइए, सपा से मुस्लिम को वोट देने सपा बीजेपी रुक जाएगी क्या? मुस्लिम अखिलेश जी की जागीर है क्या? मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या मुस्लिम वोट अखिलेश जी जागीर है, या मायावती की जागीर है, या माननीय राहुल जी की जागीर है? तो हम अपने हक हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं आज। और जो कहते हैं, अब आज मुद्दा है कि अखिलेश जी कहते हैं हम बीजेपी की टीम है, और माननीय बीजेपी के मुख्यमंत्री माननीय आदित्य योगी आदित्यनाथ करते हैं कि हम सपा बी टीम है। तो हम ये इन लोग से कहना चाह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से, कि आप दोनों एक जगह बैठ कर पहले डिसाइड कर लें, क्या पे डिसाइड करें कि हम बीजेपी के बी टीम है कि सपा बी टीम है। देखिए, ये तहमत तो बराबर लगाते चले आ रहा है, इससे ये आरोप लगता चला आता है विपक्ष की तरफ से कि बी टीम है, वो कहते हैं बी टीम है, ठीक ना। अगर बातें की जाए यहीं पे, जिस तरीके से जो है जो आरोप प्रतिरोध का जो दौर है, अल्पसंख्यक वर्ग अपने आप को सबसे सुरक्षित कहाँ महसूस करता है? सवाल इस बात का है, क्या ओवैसी जी इसके लिए एक विकल्प का तौर निकल रहे हैं, या फिर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और BSP पे ही अल्पसंख्यक का एक समीकरण रहेगा? पिछले 74 सालों में हमने कभी कांग्रेस को दिया अपना रमा बना के मानकर, हमने सपा का दिया, हमने बसपा का दिया। आज तक कोई मुसलमानों के हित के लिए कोई नहीं लड़ा, कोई बात नहीं। आज हमारे ओवैसी साहब मुसलमानों को हक हकूक़ लड़ रहे हैं, तो वो कहा जा रहा है उठकटवा। सिर्फ इन लोग इसलिए डर है, हिंदुस्तान में मुस्लिम डर नहीं है, इनको इस डर है कि अगर ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी आएंगे तो मुस्लिम लीडरशिप जो खड़ी हो जाएगी। अच्छा हाँ, देखिए ओवैसी जी की जरूरत पड़ी क्यों आखिर? यहाँ पे सवाल बहुत महत्वपूर्ण है आपसे। ओवैसी जी की यहाँ पे जरूरत उत्तर प्रदेश से क्यों पड़ी? हैदराबाद से चल के यहाँ पे आए हैं। हैदराबाद, यहाँ के लोगों का आरोप है, तमाम दलों का जो आरोप है कि वो हैदराबाद संभालें, उत्तर प्रदेश में उनकी क्या ज़रूरत? बिहार में सीटें निकलती हैं, मुंबई में सीटें निकलती हैं, उसके बाद MIM की। अब उत्तर प्रदेश में किस नज़रिए से देखते हैं आप? क्या ये बताइए कि हैदराबाद हिंदुस्तान से बाहर है? जो विरोधी पार्टी हमारे तंगा लगाती है कि हैदराबाद से, ये बताइए कि हैदराबाद के हिंदुस्तान से बाहर है? वो तो भाई हमारा अधिकार है। क्या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात से आके बनारस चुनाव लड़ सकते हैं? क्या हमारे ओवैसी साहब यहाँ चुनाव नहीं लड़ सकते?
आज आप देख लीजिए मुसलमानों का कोई नेता नहीं है। आप आजम खां को देख लीजिए, जेल में है। जी अच्छा, तमाम जैसे जो नेताओं की अगर बातें होती हैं, जैसे अल्पसंख्यक के ऊपर बुलडोजर चला, जैसे ये एक आरोप लगते चले आए कि केवल अल्पसंख्यकों को टारगेट किया गया। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे जो भी थे, तो इनके घरों पर बुलडोजर चले, जो संपत्तियों को बताया गया। अन्य वहीं पे आरोप था कि जैसे एक ये जाति की सरकार है, ठाकुर की सरकार, जैसे आरोप लगते आए हैं। योगी आदित्यनाथ की विशेष जाति से करते हैं, टॉप 10 की लिस्ट मांगी गई उसमें, तो क्या कहेंगे इसके लिए आप? भाई ये सिर्फ इनको मुस्लिम टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिमों को, चाहे कोई भी हो। आज देख लीजिए आप इस समय ब्रजेश सिंह को देख लीजिए, उनका क्यों नहीं प्रोड्यूसर चला रहा है, इसलिए कोई ठाकुर है। सिर्फ इस समय मुस्लिम और ब्राह्मणों पर बीजेपी सरकार जितनी अत्याचार की है और मुस्लिमों पर ब्राह्मणों पर की है। इसलिए आज आप देख लीजिए हमारी आबादी 20% है, अब यूपी के जेलों में 27% मुस्लिम है, आज भी जेल में बंद है। मतलब मुस्लिम के साथ साथ कहीं ना कहीं से दोहरा मापदंड अपनाया जाता है। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, मुसलमान कल, आज और कल में आप अंतर क्या देखते हैं? सवाल इसलिए आपसे महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्व की अगर बातें की जाए तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, ये घुमा फिरा के, या बीजेपी, अब 32 साल से कांग्रेस बाहर हो जाती है, केवल यही 3 सरकारें लगातार जो रिपीट कर रही हैं। तो इसमें मुसलमान की स्थिति आप किस नज़रिए से देखते हैं? भविष्य क्या है, भूत क्या था, वर्तमान क्या नज़र आता है इसमें मुसलमान? सर, हम मुसलमान अखिलेश यादव जो भरोसा किया, माननीय मुलायम सिंह पर 4 मुख्यमंत्री बनाया गया, बहन मायावती जी को मुसलमान भरोसा किए को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन मुसलमानों के लिए हक के लिए कोई बात नहीं करता। आज क्या आज मुसलमानों का, माननीय अखिलेश यादव जी पिछले चुनाव में उन्होंने वादा किया था कि हम मुस्लिम को 18% आरक्षण देंगे, क्या उन्होंने दिया? जी, सिर्फ मुस्लिम को एक थोड़ी कड़ी की राजनीति करके दिखा था। जब वोट का समय आता है तो मुस्लिमों को लालीपॉप दिया जाता है। आज आप देख ही रहे किस तरह अखिलेश यादव जी के मन से मुस्लिमों को धक्का मार के उतारा जा रहा है, उनका टिकट काटा जा रहा है। जी, तो ये कहीं ना कहीं से बेइज्जती महसूस हो रही है अल्पसंख्यक जो है। मगर जहाँ पे जो दावे कर रहे हैं अखिलेश यादव की अल्पसंख्यक हमारे साथ हैं, MY फैक्टर और उसके बाद MY कहीं J फैक्टर, मतलब तमाम जो फैक्टर जो चल रहे हैं घुमा फिरा के, तो अल्पसंख्यक केवल एक बेहतर विकल्प ओवैसी जी को ही मान सकता है, ये कहना उचित होगा? आज मुस्लिम समाज, आज मुस्लिम कम्युनिटी पूरी यूपी का ओवैसी को मान रही है जी। उस हिसाब में वो काबिलियत आज हमारे मुस्लिम समाज नहीं, आज किसी समाज आप जाइए जो पढ़े लिखा वर्ग है, चाहे वो यादव बिरादरी में हो, चाहे हमारा दलित समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज, सब लोग यही सोच कहता है कि ओवैसी साहब एक अच्छे लीडर हैं जो सांसद रत्न हैं, जो किसी भी देश का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। जो हमारे मोदी जी कहते हैं 56 से का सीना, सर नाम का, और हमारे सदर ने 2013 में पाकिस्तान को 56 से का सीना दिखा के आया था। ओवैसी जी ने कहा अभी बीच में अल्पसंख्यक की स्थिति वो है कि बैंड बाजे वाली स्थिति से तुलना किया गया। अल्पसंख्यक केवल बैंड बाजे वाली स्थिति में, दूल्हा अंदर चला गया, बस ये अपना बैंड बाजा पीटे बाहर चले आए, तो जो उसके बाद फिर कटाक्ष भी हुए। तो क्या ये वास्तव में बैंड बाजे वाली स्थिति में ही रह गए आप, केवल वोट के लिए केवल प्रयोग किया गया आपका, या कुछ उत्थान भी हुआ? भाई आप इसके लिए रंगनाथन मिश्रा की रिपोर्ट देख लीजिए, सच्चा कमेटी रिपोर्ट कि आज मुसलमान की स्थिति दलित से बदतर है। तो सरकारी आंकड़े बता रहे हैं, चुनावी जुमला नहीं है। जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं 15 लाख आएंगे, अभी हाल ही में आप देखें कि जब पूछा गया माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से, उन्होंने कहा कि तो चुनाव जुमले थे। अभी फिलहाल 2 दिन पहले का न्यूज़ है, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी बोल रहे हैं कि जो 12 पास करके इंटर में जाएगा लैपटॉप देंगे। हम माननीय गृह मंत्री से पूछना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, ये बताएं किस स्कूल से पढ़ के आए हैं? तो कह रहे हैं कि 12वीं पास करके इंटर में जाइए। बताए इंटर 12वीं अलग है। अच्छा ये बताइए, बनारस आपके सटा हुआ क्षेत्र में है, यहाँ पे बनारस का जो विकास मॉडल है, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है आपसे। गुजरात मॉडल के नाम पर वोट का आशीर्वाद पूरा प्राप्त करते हैं 2014 में, कहीं ना कहीं से 2019 में भी विकास मॉडल पे ही इनका चला। 2022 का विकास मॉडल, बनारस विकास मॉडल कितना प्रभाव करेगा ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में? जनता जाग चुकी है, जनता पढ़ेगी, जनता जाग चुकी है। अब इनका नहीं चलेगा, जो इनका एक था हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, अब नहीं चलने वाला। अब हमें रोजगार शिक्षा बात होगी। ये सिर्फ बहकाव में आकर आज देखिए किसानों पर अत्याचार हुआ, 700 किसानों में मरे। बताइए एक मंत्री का बेटा किसानों पर गाड़ी चढ़ा देता है, उनको लाभ होगा? अल्पसंख्यक वोट कितने उनको पड़ेंगे? या समाजवादी पार्टी उसमें खेल खेलेगी, या बीएसपी अपने दांव लगाएगी, या फिर कांग्रेस? जो सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई लोग दावे कर रहे हैं कि बी पार्टी का जो लगा हुआ हरीश मिश्रा जी कैंडिडेट हैं यहाँ पे, और आपके 2 कैंडिडेट यहाँ पे उतरे हुए हैं, सर उत्तरी और दक्षिणी। तो हरीश मिश्रा की अगर हम बात करें, जिनके पक्ष में आप आए हुए हैं, कितना लाभ होगा इन्हें? अल्पसंख्यक वोटों को कितना फायदा? भाई हम लोग पूरे मुस्लिम समाज के साथ है, सर उत्तरी का पूरा इनके साथ है, और मिश्रा जी अच्छे हैं।
आज इनको इस तरह से लोग बदलाम आज अच्छे सुपरीट जमात सेविक हैं जो लोगों के दुख दर्द में काम देते हैं और मिश्रा जी के साथ आज मुस्लिम समाज साथ ब्राह्मण समाज उनके साथ है, वो कामयाब होंगे। अच्छा, आईपा की हमारी मुहिम है, चैनल की मुहिम है, हम लोग हर राजनेताओं के पास पहुंचते हैं, वकीलों के पास पहुंचते हैं, अधिवक्ता के साथ साथ वरिष्ठ पत्रकारों के पास पहुंचते हैं, सबके राय विचार जानते हैं। आईपा की इस मुहिम को आप क्या कहेंगे, हमारी इस चैनल की मुहिम? भाई आपके मैं चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि आप सच्चे और निष्ठा से जाँच दिखाते हैं, जो आप इसके मैं आपके लिए शुक्रगुजार हूँ। तो आप थे हमारे साथ MIM के नेता जिन्होंने बताया कि निश्चित ही 2022 में इनके कैंडिडेट्स के सिर पर जीत का सेहरा बंधेगा और विधानसभा पहुंचने में कामयाब होंगे। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।